हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर्स हम अभी तक हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कवर किए, है ना? पहले लेक्चर में क्या देखा हम लोगों ने? फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने एटम्स के बारे में देखा था और देखा था क्या कि इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, ठीक है? फिर क्या देखा था? एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में कवर किया था, ओके? और क्या चीज़ें देखी थी? कुछ मॉडल्स देखे थे। जे थॉमसन मॉडल सबसे पहले देखे थे, देखा था। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल कवर किया था हम लोगों ने, है ना? फिर उसके बाद हम लोग क्या कवर किए थे? उसके बाद हम लोग ने रदरफोर्ड की मॉडल देखी थी और क्या देखा था? बोर की एटॉमिक मॉडल देखी थी, ठीक है? ये सब चीज़ हम लोग लेक्चर 1 में कवर कर लिए थे। लेक्चर 2 की बात करें, यानी लास्ट लेक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? कुछ थ्योरीज देखे थे। एक तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी देखी थी, दूसरी क्या देखी थी? डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस देखी थी, और तीसरा क्या देखा था? तीसरा हम लोगों ने कवर किया था आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? आज की क्लास जो है आज की क्लास जो है आपकी होने वाली है क्वांटम नंबर्स की, है ना? क्या होने वाली है? क्वांटम नंबर्स की क्लास होने वाली है आपकी। और अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, इनऑर्गेनिक के स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना? पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऑलमोस्ट क्वांटम नंबर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है? एनएलएम जहाँ पे भी जाओ वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ये क्वांटम नंबर, ठीक है? तो चलो हम लोग थोड़ा सा क्या स्टार्ट करते हैं आज क्वांटम नंबर पढ़ना, ठीक है? आज के लेक्चर में हम लोग पूरे 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है? वो पूरे चारों क्वांटम नंबर्स को क्या करने वाले हैं? हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, क्वांटम नंबर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा हम लोग बैक जाते हैं लास्ट लेक्चर में और थोड़ा-सा देखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे आया आपका क्वांटम नंबर, है ना? तो देखो हुआ क्या कि हम लोगों ने देखा था कि जो आपके बोर साहब थे, ठीक है? बोर ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी, उसमें मैंने क्या बताया था कि उन्होंने बताया था इलेक्ट्रॉन को एज़ अ पार्टिकल कंसीडर किया था, है ना? वहाँ पे क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन को एज़ अ पार्टिकल माना गया था और इलेक्ट्रॉन जो था वो उन्होंने क्या बोला था कि वो न्यूक्लियस की क्या होता है? फिक्स्ड न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है? फिक्स्ड रोटेट करता है ना? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है? ये बात कही थी आपकी बोर की, बोर ने, और ये सबको पता है, ठीक है? अब नई बात क्या जाननी है कि फिर देखो आए क्या आपके डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस आई, ठीक है? उसपे उन्होंने क्या बताया? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। इलेक्ट्रॉन या फिर हम लोग कह सकते हैं मैटर, ठीक है? कोई भी मैटर। तो उन्होंने क्या बताया? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया और उन्होंने ये बोला कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो पार्टिकल के साथ-साथ वेव नेचर का भी होता है। क्या होता है? पार्टिकल के साथ-साथ हमारा क्या होता है? वेव नेचर का भी इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? तो अब इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन तो वेव होता है। अब यहाँ से एक थ्योरी आई, एक मॉडल आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं, या फिर इसको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी बोल सकते हैं, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो थी वो क्या थी? इज वेव। इलेक्ट्रॉन क्या थी? वेव थी। अब अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग वेव मान लेते हैं, तो भाई यहाँ तो ठीक है, चलो एक पार्टिकल थी इलेक्ट्रॉन, तो पार्टिकल क्या कर रही थी? एक फिक्स्ड पाथ पर घूम रही थी। लेकिन वेव वेव कैसे? वेव कहीं ऐसे ऐसे घूमती है क्या? वेव देखा है ना हम लोग की, वेव तो ऐसे 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 होती है, ठीक है? तो वो कैसे एक ऑर्बिट के अराउंड, एक पाथ के फिक्स अराउंड घूमेगी, है ना? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? साइंटिस्ट ने बहुत डिस्कवरी की, ठीक है? बोला कि भाई अब क्या होगा? अब तो इलेक्ट्रॉन वेव भी है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएं? ये वाली थ्योरी को कैसे दिखाएं? तो फिर क्या हुआ? इसका सॉल्यूशन लेकर आया आपके श्रोडिंगर, ठीक है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर का नाम सुना होगा सबने। श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर उनका नाम था। ये आपके एक काफी बड़े क्या थे? साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या बोला? वो आए और उन्होंने उनका क्या किया? सॉल्यूशन निकाला। किसने? श्रोडिंगर ने। और उन्होंने क्या दिया? श्रोडिंगर वेव ऑफ इक्वेशन दिया। क्या दिया?
श्रोडिंगर वेव ऑफ इक्वेशन दिया, वेव ऑफ इक्वेशन दिया फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोगों को क्वांटम इस चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे सिलेबस में है, तो इक्वेशन नहीं हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन नहीं देखते हैं। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन की श्रोडिंगर ने दी। अब इस इक्वेशन का यूज़ करके, ये इक्वेशन जब आई ना, तो इक्वेशन को देखते हुए उन्होंने जब उस इक्वेशन को सॉल्व किया श्रोडिंगर ने, तो ये देखा कि उस इक्वेशन में 3 वेरिएबल आ रहे थे, ठीक है। क्या हो रहे थे? 3 वेरिएबल आ रहे थे आपके। 3 वेरिएबल कौन से आ रहे थे? 3 वेरिएबल जो थे वो आ रहे थे NLM। क्या आ रहे थे? NLM आपके 3 वेरिएबल आ रहे थे, और यही वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल्स क्वांटम नंबर्स होते हैं। और ये क्वांटम नंबर्स क्या करते हैं? ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ना, वो आपकी पोजीशन को बताते हैं। क्या कहते हैं? ये आपकी पोजीशन को बताते हैं इलेक्ट्रॉन की इन 3D स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ये पता चला, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं आपकी। तो ये देखो, ये क्या इससे ये पता चला इनके इक्वेशन से कि ये जो है आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक 3D स्पेस में है, ठीक है। तो यहाँ से एक नई कॉन्सेप्ट आई, आपका ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की डिस्कवरी हुई। ऑर्बिट हम लोग पढ़े थे, अब ऑर्बिट को हटाया गया और ऑर्बिटल लाया गया, ठीक है। जैसे ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट था वो फिक्स पाथ में था। अब ये इनके इक्वेशन आने के बाद ये पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अराउंड रिवॉल्व करता है। ऑर्बिटल क्या होता है अब जान लेते हैं थोड़ा सा। ऑर्बिटल है क्या आपका? तो ऑर्बिटल होता क्या है? ये क्या होता है? ये एक 3D स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो 3D स्पेस वेयर फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, सॉरी प्रोबेबिलिटी, यानी ये फिक्स बात नहीं है कि कहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाएगा। जहाँ पे भी उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? अभी यहाँ तक क्या देखा हम लोगों ने? पहले सॉरी बैक चलते हैं। हुआ क्या? आपका वेव मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से बताया गया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? आपका वेव होता है। तो वेव तो ऐसे एक फिक्स पाथ में घूमता नहीं है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक 3D स्पेस में घूम रहा है, ठीक है, ना कि 2D में घूम रहा है। इससे ये इक्वेशन आने के बाद ये पता चला, जो आपके श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी, वेव इक्वेशन, उससे ये इलेक्ट्रॉन की ये पता चला कि वहाँ पे 3 वेरिएबल आ रहे थे, यानी कि XYZ तीनों एक्सिस में आपका जो इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है वो क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा होता है। क्लियर है इतनी बात? यानी कि ये एक ऑर्बिट के अराउंड नहीं, बल्कि एक ऑर्बिटल के अराउंड घूम रहा है। ऑर्बिटल यानी एक 3D स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में घूम रहा है। अब ये पूरे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ? इसकी पोजीशन अगर हम लोग को पता करना पड़े, जैसे होता है ना कि एक शहर में तुम एक जगह रहते हो, एक घर पे, एक घर में एक कमरे में रहते हो, ऐसे होता है ना। तो तुम्हारी एग्जैक्ट पोजीशन अगर हमको पता करनी है, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं ना, पहले शहर में उस जाते हैं, फिर तुम्हारे कॉलोनी में जाएंगे, फिर तुम्हारे घर में जाएंगे, और फिर तुम्हारे रूम में, ऐसे जाएंगे ना। तो वैसे ही अगर हम लोग को पता करना है कि एटम में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन है कहाँ, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब इसकी पोजीशन, इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका है कहाँ, इसको पोजीशन को निकालने के लिए 3 वेरिएबल आए, ठीक है। ऑर्बिटल्स की पोजीशन को बताने के लिए 3 वेरिएबल आए। वो कौन कौन से वेरिएबल थे आपके? N, L, M। कौन कौन से थे? N, L और M, ठीक है। यही जो है वो क्या है? क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। और एक और आपका क्वांटम नंबर होता है, वो क्या होता है? आपका S होता है। ये क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ये क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है।
और ये जो होता है ना आपका S, ये आपका ऑर्बिटल के बारे में नहीं बात करता है, ठीक है? ये क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। क्लियर है इतनी बात? तो यानी कि ये जो 3 आपके क्वांटम नंबर्स हैं, NLM, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इनके नाम हैं। तो ये तीनों जो क्वांटम नंबर्स हैं, वो किसके बारे में बताते हैं? ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं। ये किसके बारे में बात करते हैं? ऑर्बिटल्स के बारे में। और ये किसके बारे में बात करता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता है। क्लियर है? ये क्या करते हैं? और सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल में पोजीशन को बताते हैं, ठीक है? पोजीशन को बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताते हैं, ठीक है? तो यही है आपके 4 आपके क्वांटम नंबर्स, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? कौन-कौन से 4 क्वांटम नंबर हैं? एक बार लिख लें हम। तो क्वांटम नंबर्स आपके क्या हैं? 4 हैं। जो क्वांटम नंबर्स हैं, वो क्या है? 4 हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो प्रिंसिपल वाली स्पेलिंग होती है ना, वही होगी प्रिंसिपल, फूल का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल n से। देन दूसरा क्वांटम नंबर आपका होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ठीक है? क्वांटम नंबर ये होता है एल से इसको डिनोट करते हैं। और तीसरा होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये चैप्टर जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और स्पेसिफिकली ये टॉपिक, ठीक है, बेस होता है केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब देखो, ये हो गया प्रिंसिपल, हो गया अजीमुथल, हो गया मैग्नेटिक, हो गया, और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको एस से कर देंगे, ठीक है? तो ये होते हैं आपके 4 क्वांटम नंबर्स। क्लियर है? अब धीरे धीरे हम लोग स्टार्टिंग से ये पहला क्वांटम, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, ठीक है? पहला क्वांटम नंबर देखते हैं हम लोग, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, उसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? एन से, ठीक है? डिनोट किससे करते हैं? एन से इसको डिनोट करते हैं। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेल को रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर है? और क्या क्या बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? अगर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करें ना, तो सेल के साथ साथ वो क्या बता रहा होता है? साइज बताता है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है? साइज ऑफ ऑर्बिटल की बात करता है। और क्या बताता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है। क्या बताता है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बताता है, ठीक है? क्या क्या बताता है? सेल की बात करता है, सेल को रिप्रेजेंट करता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल की साइज के बारे में और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। जैसे कि देखो, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है ना, इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव इंटीग्रल होती है, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 2 होती है, n की वैल्यू 3 होती है, n की वैल्यू 4 होती है, n की वैल्यू ऐसे इन्फिनिटी तक होती है इनकी वैल्यू। क्लियर है? 1 से लेके ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होती है इनकी, मतलब 0 से नहीं स्टार्ट होती है। इनकी वैल्यूज होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वो 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर है? तो जो n इज इक्वल्स टू 1 होगा, यानी वो कौन से सेल को प्रेजेंट करेगा? पहले सेल को प्रेजेंट करेगा। और इसका नाम क्या होता है? सेल का कुछ नाम भी होता है, ठीक है? पहला जो सेल होगा उसका नाम होता है K, फिर L, फिर M, और फिर n, ऐसे ऐसे नीचे जाते रहेगा। इतना ही हम लोग याद करते हैं, ठीक है? अब देखो होता क्या है, ये हो गया आपका सेल, ठीक है? दूसरा आपका ये क्या बताता है? साइज को बताता है ऑर्बिटल के। अब देखो ये कि साइज कैसे बताता है? जो आपके जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, n की वैल्यू अगर बढ़ेगी, मान लो ये तुम्हारा क्या है? न्यूक्लियस है, पॉजिटिव, फिर यहाँ ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं ना, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखो, जैसे जैसे सेल, जो सबसे पास जो सेल होगा, हाँ,
और जो सबसे पास सेल है, अगर n की वैल्यू 1 है यानी सबसे कम n की वैल्यू है, तो वो सेल सबसे क्या है? पास है। डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से उसका? सबसे पास है ना? न्यूक्लियस के काफ़ी ये पास है। तो इसकी क्या होगी साइज़, इसके ऑर्बिटल की वो सबसे छोटी होती है, ठीक है? इस ऑर्बिटल की साइज़ सबसे क्या होगी? छोटी होगी। तो वैसे ही जैसे-जैसे हम लोग n की वैल्यू बढ़ती है, वैसे-वैसे ऑर्बिटल का साइज़ क्या करता है? वो भी इंक्रीज़ करते जाता है, ठीक है? यानी अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएँगे, तो साइज़ क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा, ठीक है? और अगर हम लोग नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है? अगर हम लोग एनर्जी की बात करें ऑर्बिटल की, तो इसकी एनर्जी भी जो होगी वो क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। जो पास वाला होगा ना सेल, उसकी क्या होगी? एनर्जी कम होगी, फिर उससे बढ़ेगी, 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 ठीक है? जितना सेल क्या होगा आपका नंबर ऑफ सेल जो n की वैल्यू है, जितना वो दूर जाते जाएगा यानी 4, 5 हो जाते जाएगा, तो वहाँ से न्यूक्लियस की डिस्टेंस उसकी बढ़ती जाएगी काफ़ी, ठीक है? तो उसका साइज़ भी क्या करता जाएगा? वो बढ़ता जाएगा और उसकी एनर्जी भी क्या होती है? वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है? तो यानी नीचे ही जाने पर, इधर लिख देते हैं, नीचे ही जाने पे जो आपकी एनर्जी होती है, वो भी क्या करती है? रिडल की इंक्रीज़ करती है। क्लियर? तो यही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इतना क्लियर है? अब ये देखो, एक और चीज़ क्या है इसमें, अगर हम लोगों को किसी भी nth सेल की एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब कि अगर मान लो तुमको फाइंड करना है कि ये जो 4th सेल है इसकी एनर्जी निकाल लो, ठीक है? एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अगर हम लोगों को एनर्जी निकालनी है फॉर nth सेल की, तो इसका फॉर्मूला होता है -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ठीक है? ये होता है आपका एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात? और जहाँ Z की वैल्यू, Z जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर, और N क्या होता है आपका? नंबर ऑफ सेल, ठीक है? ये होता है आपका एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। ये कुछ बातें आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को रिप्रेजेंट करता है, सेल बताता है। बट अगर हम लोग ओरिजिनली देखें तो सेल नहीं है, साइज बताता है ऑर्बिटल की, ठीक है? और क्या बताता है? एनर्जी, ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में भी बताता है। क्या बताता है कि अगर n की वैल्यू इंक्रीज करती है तो आपका साइज जो होगा ऑर्बिटल का वो भी इंक्रीज करेगा। और दूसरा क्या बताता है, जो आपका क्या होता है, अ, अगर सेल बढ़ रहा है, मतलब n की वैल्यू अगर बढ़ रही है आपकी, वो आगे जाते जा रहा है, तो यानी क्या होगा? न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो उस केस में आपकी एनर्जी जो होगी वो भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है? क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है ना? चलो, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और क्या है, इसको हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है? अब चलो भाई, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या कहता है? तो जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, अब देखो n क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल को बताता है। तो एजीमुथल क्या बताता है? सब सेल को बताता है। ये क्या बताता है? सब सेल को बताता है, सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? एल जो होता है वो क्या बताता है? सब सेल्स बताता है, मतलब सेल के अंदर क्या आता है? सब सेल आते हैं, ठीक है? मतलब घर के अंदर क्या आता है? कमरा आता है। वैसे ही अगर सेल होगा तो उसके अंदर क्या करेगा? सब सेल आएगा। सब सेल के अंदर क्या आएगा? आपकी ऑर्बिटल आएगी, ठीक है? ठीक है? तो देखो, इसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर में यहाँ क्या आ जाएगा? सब सेल आ जाएगा। ये सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। और क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम लोग ओरिजिनली देखें तो सब सेल के साथ साथ ये शेप, ऑर्बिटल की शेप को बताता है। देखो, सब ये तीनों जो है वो ऑर्बिटल्स के बारे में बता रहे हैं। वो क्या बता रहा था? साइज ऑफ द ऑर्बिटल बता रहा था। ये क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। ये क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, ठीक है? ठीक है, ये क्या होता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है। अब देखो, जब एल की वैल्यू जो होती है, देखो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, पर एल की जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है? अब सब सेल्स है, जैसे वहाँ सेल का KLMN नाम था, सब सेल्स के भी नाम है, ठीक है? सब सेल का क्या होता है? एल की वैल्यू अगर तो आपकी 0 है,
एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 2 हो सकती है, एल की वैल्यू 3 हो सकती है, ऐसे इसकी वैल्यू भी बढ़ती है, ठीक है। तो अगर एल की वैल्यू जो होगी 0 होगी, तो उसका जो नाम होगा ना, सबसेल का नाम, सबसेल का जो नाम होगा वो क्या होगा, एस होगा, ठीक है, एस होगा। और अगर एल की वैल्यू 1 है तो सबसेल का नाम पी होगा, ठीक है। और अगर एल की वैल्यू 2 है तो सबसेल का नाम डी होगा, 3 है तो एफ होगा, ठीक है। अब ये जो है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, वो क्या बता रहा है, शेप को बता रहा है ना। ये क्या बताता है, शेप को बताता है। बस कलर चेंज कर लेते हैं। ये क्या बताता है, शेप को बताता है आपके, है ना। ये बताता है आपके शेप को। तो शेप देखो क्या होता है, जो आपका एस होता है ना वो स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। जो आपका एस सबसेल होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। और आपका जो पी होता है वो क्या होता है, जो पी होता है वो क्या होता है, डम्बल शेप का होता है। क्या होता है, डम्बल, डम्बल शेप का होता है। जो डी होता है वो क्या होता है, वो होता है डबल डम्बल शेप का, ठीक है। क्या होता है, डबल डम्बल शेप का, डबल डम्बल शेप का। और जो आपका एफ होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर नहीं हम लोग देखते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 4 लोब्स हो गए, उसमें 8 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना वो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस तरीके से ये क्या बता रहा है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो शेप को बता रहा है सबसेल्स के, ठीक है, ऑर्बिटल्स के। तो शेप को बता रहा है, ठीक है, शेप ऑफ सबसेल, सॉरी, सबसेल्स की शेप को बता रहा है, एसपीडीएफ, क्लियर है। शेप को बता रहा है सबसेल्स की, ठीक है, ये शेप को बता रहा होता है। या ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, या फिर क्योंकि वो जो ये आपके हैं इसके अंदर ही तो ऑर्बिटल होता है ना, एस का एक ऑर्बिटल होता है, पी का ऑर्बिटल होता है, तो जो भी बोलो, ऑर्बिटल बोलो, सबसेल बोलो, ठीक है। तो ये है आपका एस सबसेल्स और उनके शेप, क्लियर है इतनी बात। अब देखो, अब ये जो एल की वैल्यू होती है ना, जो एल की वैल्यू होती है वो होती क्या है, 0 टू, जो वैल्यू होती है एल की, एक सेकेंड, ब्लू इज काफी डार्क कलर। देखो भाई, जो क्या होती है, वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एल जो होता है वो क्या होता है, 0 टू n-1 होता है। क्या होता है, 0 टू n-1 होता है। अगर आपका n जो होगा, अगर हम लोग क्या लेते हैं, n लेते हैं, n की वैल्यू, l की वैल्यू, तो देखो भाई, अगर क्या होता है, n की जो वैल्यू है वो हम लोग क्या ले लें, 1 ले लें, तो इस केस में क्या होगा, एल की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर एन की वैल्यू हम लोग 2 ले लें तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अगर एन की वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं तो एल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 1 आएगी, 2 आ जाएगी, और इसके सबसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा आपका 1s, ठीक है। 0 यानी क्या होगा, एल की वैल्यू अगर 0 होती है तो शेप क्या होता है, देखो बैक करो, एल की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, कौन सा सबसेल हो जाएगा, एस सबसेल हो जाएगा, क्लियर है। और अगर आपकी यहाँ यानी क्या हो जाएगा, एस सबसेल हो जाएगा, और अगर एल की वैल्यू क्या है, 1 है, तो कौन सा सबसेल होगा, पी सबसेल होगा, क्लियर है। और तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 2s 2p, ठीक है। वैसे ये क्या हो जाएगा, 0 1 3 है अगर एन की वैल्यू, तो 0 1 2, यानी कि 3s 3p 3d, ठीक है। ये क्या है आपके नंबर ऑफ सबसेल्स हैं इसमें, क्लियर है इतनी बात। तो ये अब देखो, अगर हम लोग फिर क्या निकालना हो, अगर हम लोग को नंबर ऑफ सबसेल्स निकालना हो, तो जो नंबर ऑफ सबसेल्स होता है, यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है, क्या निकलता है कि जो नंबर ऑफ सबसेल्स है ना आपके, जो नंबर ऑफ सबसेल्स हैं वो इक्वल होते हैं आपके सेल नंबर के, ठीक है, सेल नंबर के। जैसे कि मान लो n=3 ले ले, यानी थर्ड सेल की अगर हम लोग बात कर रहे हो, तो अगर हम लोग थर्ड सेल की बात करेंगे तो कितने उसमें सबसेल हो जाएंगे, 3 सबसेल हो जाएंगे। देखो यहाँ काउंट करो, नंबर ऑफ सबसेल्स है यहाँ,
यहाँ देखो कितने सबसेल्स हैं, 1 2 3 है। अगर n की वैल्यू हम लोग 2 ले लें तो यहाँ l की वैल्यू 0 1 हो जाती है, तो यानी 2s 2p 2 सबसेल हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? ये कैसे आया समझे ना? कैसे आया? l की वैल्यू हम लोग क्या होती है, 0 होती है, 0 यानी s, और यहाँ इसके आगे जो कोफिशिएंट होता है वो n की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं, तो यानी 1s इसका सबसेल का नाम हो गया। ठीक है, वैसे यहाँ क्या करेंगे, 0 के लिए क्या होती है, s होती है, 1 के लिए क्या होती है, p होती है। आपका जो क्या है सेल है वो क्या है, 2 का है, तो 2s 2p इसके सबसेल्स हो गए। इतना क्लियर है? तो ये जो होता है ना आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो आपका क्या बता रहा होता है, सबसेल्स को बताता है। क्लियर है इतनी बात? और यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि अगर हम लोगों को डायरेक्ट नंबर ऑफ सबसेल्स निकलना हो तो वो क्या हो जाता है, सेल का नंबर हो जाता है। क्लियर है? अब देखो चलो, और एक और बात होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया, एजीमुथल क्वांटम नंबर को क्या बोलते हैं आपका, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो एक आता है फॉर्मूला, एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में, ऑर्बिटल निकालने के लिए, आपका क्या निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए पूछता है, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए ऑर्बिटल्स का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है आपका √LL+1 h/2 पाई। क्या होता है, √LL+1 h/2 पाई। ठीक है, ये होता है आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल निकालने के लिए, ऑर्बिटल ऑफ एटम के ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, क्या होता है, √LL+1 h/2 पाई। इतनी बात क्लियर है? तो ये हो गया आपके दो क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ठीक है, क्या बात करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो आपका m से डिनोट करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं, m से डिनोट करते हैं, और ये इसकी वैल्यू जो होती है ना वो l पे डिपेंड करती है। क्या होती है, एल पे डिपेंड कर रही होती है, एल की वैल्यू पे, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ठीक है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ना वो आपका क्या बताता है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो आपका ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का, या फिर कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बताता है। अब देखो यहाँ पे एन आपका बता रहा था साइज को, एल आपका बता रहा था शेप को, और एम आपका बताता है, यही तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, श्रोडिंगर से आए हुए हैं तीनों इक्वेशंस, मतलब तीनों नंबर्स। ठीक है, और ये क्या बताता है, ऑर्बिटल्स को, या फिर कह सकते हैं ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल बताता है, यानी कि ये जो ऑर्बिटल है वो किस ओरिएंटेशन, मतलब एक्स डायरेक्शन की तरफ भी हो सकता है, वाई डायरेक्शन की तरफ भी हो सकता है, जेड डायरेक्शन की भी तरफ हो सकता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है? इसको रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एम एल की वैल्यू होती है ना वो होती है इक्वल टू -L2 + L। ठीक है, क्या होती है, -L2 + L। अब देखो, जैसे कि अगर मान लो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उस केस में ML की वैल्यू तो 0 ही रहेगी। ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, ML की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 ही रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल हो जाएगा, सबसेल हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो हो जाएगा वो क्या होएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग L की वैल्यू जो होगी वो क्या करते हैं, 1 लेते हैं, तो ML की वैल्यू क्या आएगी, -1 0 +1। ठीक है, और यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, 1 2 3। अब L की वैल्यू 0 यानी ये किसका सेल हो गया, S का सबसेल हो गया, है ना। L की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, L की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पे नाम लिख देते हैं, या फिर यही लिख ले रहे हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ ये क्या है, सबसेल है, कौन सा सबसेल होगा, S सबसेल होगा, और ML एक ही है, तो यहाँ एक ही क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये एक ही ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर L की वैल्यू 1 लेंगे तो ML की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 0 +1। ठीक है, और ये क्या बताएगा आपका, P बताएगा। ठीक है, और इसका नेम क्या हो जाता है, -1 0 +1।
क्लियर है? वैसे ही अगर एल की वैल्यू अगर हम लोग 2 लेते हैं तो इसके लिए हो जाता है -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये किसके लिए होता है? L इज इक्वल्स टू 2 यानी कि कौन सा सबसेल हो गया? डी, ठीक है। ऐसे सबसेल देखना है तो ऐसे याद कर लिया करो। 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F, ठीक है। 0 से L की वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और N की जो वैल्यू होती है ना वो 1 से स्टार्ट होती है। क्लियर है इतना? तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 2 3 4 5 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? वैसे ही अगर L की वैल्यू 3 हो जाएगी तो वहां क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और F में कितने होते हैं? -3 से लेके +3 तक चला जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। देखो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। ये होता है आपका F का। और इसमें क्या होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। यहाँ कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, 7, ठीक है। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं अगर L की वैल्यू हम लोग 3 लें। इतनी बात क्लियर है? तो ये जो होता है वो आपका ml होता है और ये आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को बता रहा होता है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को किसी एक सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना हो तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। देखो होता क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2l+1, ठीक है। क्या होता है? 2l+1 होता है। अब यहाँ देखो L की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, चेक करो, L की वैल्यू वहां से उठा के रखो 0 0 अगर हम लोग रख दें तो 2 × 0 + 1 यानी कि कितना आ गया? 1। यानी कितने ऑर्बिटल्स हो गए? एक ही ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग रख देते 2 तो 2 2 जा 4 + 1 5। तो L की वैल्यू 2 कहाँ है? डी में है। और इसके कितने होते हैं? ऑर्बिटल 5 होते हैं। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं एक सबसेल के लिए, ठीक है। क्लियर है? एक और फॉर्मूला होता है, ये देखो, ये याद करके रखना। एक ये याद कर लेना, उसके बाद कौन सा याद कर लेना? ये अभी नंबर ऑफ सबसेल बताया ना, ये भी याद कर लेना कि कैसे सबसेल्स निकालते हैं, सेल नंबर के बराबर होता है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला और क्या होता है? एक और ये फॉर्मूला होता है कि अगर हम लोग को ऑर्बिटल्स निकालना रहे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सेल, अगर एक पूरे सेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालना रहे ना तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग? n स्क्वायर से निकालते हैं, ठीक है। n स्क्वायर से। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो, इसको प्रूव करना है अगर हम लोगों को तो देखो कैसे करेंगे कि अगर हम लोग मान लो n की वैल्यू 2 ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, देखो फॉर्मूला क्या था, ऊपर यहाँ लिख देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल अगर निकालना है तो वो इक्वल होता है n स्क्वायर के। अब ये कैसे? मान लो n की वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं 2, ठीक है। तो वहाँ l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l आएगा आपका, क्या क्या आ जाएगा? एक तो 0 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, आएगा, ठीक है। एक 0 आ गया, एक 1 आ गया। अब देखो, अब 0 के लिए अगर हम लोग ml निकालें, यानी कि आपके क्या निकालें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालें। अगर इसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालें तो क्या होएगा? एक ऑर्बिटल आएगा। 0 के लिए क्या आएगा? एक ऑर्बिटल आएगा, एक s का, ठीक है। और 1 के लिए क्या आएगा? 1 के लिए क्या आएगा? 3 आएगा। 1 यानी क्या? p। p के लिए कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोगों को n = 2 निकालना है तो 2 का स्क्वायर करो तो देखो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। और ऑर्बिटल्स गिनो कितने हैं? 1 2 3 4, ठीक है। तो पूरे अगर सेल में हम लोग को ऑर्बिटल निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट किससे निकाल सकते हैं? n स्क्वायर से निकाल सकते हैं। एक और बार समझ लो, अगर किसी को कंफ्यूजन रह गया हो कि अगर मान लो निकालने के लिए बोल दिया कि भाई नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालो, तो मान लो n के हम लोग को पूरे सेल में निकालने हैं कितने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और मान लो दे दिया कि n = 2 है,
तो n इज इक्वल्स टू 2 वाले सेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। क्या निकालना है, n इज इक्वल्स टू 2 जो सेल है आपका उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब हो गया l की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक तो 1 आ गई, ठीक है। अब l के लिए 0 है तो 0 के लिए क्या होगा, ml आपका 0 ही आएगा, 0 ही आएगा ना। और उसके लिए क्या होता है, एक s हो जाता है, ठीक है। और 1 के लिए कितना आता है, p आता है, p आता है ना। ml क्या आता है, -1 0 और +1 यही आता है ना। देखो ml भी लिख ही देते हैं यहाँ पे। ml इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, ऐसे लिखो m और नीचे थोड़ा सा l, 0 आ जाएगा। और इसके लिए क्या आएगा, -1 0 और ये क्या हो जाएगा +1, 3 आएगा तो 3 बना लिया, ठीक है। अब यही दोनों आएंगे, अब टोटल ऑर्बिटल्स को काउंट कर लो यहाँ, तो कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल्स हो गए ना। तो ये आपका होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्लियर है। चलो तो लास्ट एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर। अब जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है ना, यहाँ ये जो होती है ना वो आपके ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रही होती है, ठीक है। ये क्या है, वो आपके ऑर्बिटल्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात कर रही होती है कि भाई ये जो स्पिन इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है ऑर्बिटल्स में, वो क्या होता है, कभी क्लॉकवाइज घूमता है और कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना। क्या करता है, कभी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, कभी एंटी। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी ऐसे घूम रहा है, कभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, देखो, चलो ठीक है, देखो सॉरी, देखो यहाँ क्या होता है, कभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कभी क्या कर रहा है, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया है लग रहा है, ठीक है, रुको क्लियर बनाते हैं। अब देखो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा हो, क्या हो रहा है भाई, चलो ठीक है, या तो हो सकता है क्लॉकवाइज घूम रहा हो, या तो ये हो सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, ठीक है। तो अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसा नहीं है कि +1/2 उसका स्पिन होगा। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका स्पिन 1/2 है, +1/2 है कि -1/2 है। ये जो स्पिन होते हैं वो दो होते हैं आपके, एक होते हैं +1/2 और दूसरा क्या होता है -1/2, ठीक है। क्या क्या होता है, एक +1/2 होता है और दूसरा क्या होता है आपका -1/2 होता है, क्लियर है इतना। और ये क्या हो सकता है, +1/2 भी कभी भी हो सकता है, -1/2 भी कभी भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर क्लॉकवाइज है तो उसका स्पिन क्या होगा, +1/2 होगा। किसी अगर एक का क्या हुआ, +1/2 स्पिन हुआ तो ऑपोजिट वाले इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, -1/2 स्पिन हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। जैसे मान लो हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे फिलिंग करते थे ना, ऐसे सबसेल्स में, ठीक है। क्या करते हैं ऐसे सबसेल्स में, क्या हो रहा है, ऐसे क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन की एक फिलिंग करते हैं तो फिर क्या करते हैं, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होगा ना वो आपका क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन में होगा। बस ये जानना है हम लोग को, क्या होगा, ऑपोजिट स्पिन में होगा, ठीक है। ये ही होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, बस इतना ही है। तो ये हो गया आपके सारे क्वांटम नंबर्स, 4 प्रिंसिपल, एजीमुथल और आपके मैग्नेटिक, और लास्ट हो गया क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ज़ेमन इफेक्ट का। तो सही चल रहा है तो लिखने पे क्यों ऐसे डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो है, चलो ठीक है। देखो देखो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग स्टार्क इफेक्ट, और क्या कर लेते हैं, ज़ेमन इफेक्ट, ये भी देख लेते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी पी लेने दो। देखो स्टार्क इफेक्ट और ज़ेमन इफेक्ट जो है आपका, उसमें बस इतना ही डिफरेंस होता है। ज़ेमन इफेक्ट होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, और स्टार इफेक्ट जो होता है वो होता है आपका किसके प्रेजेंस में, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंट में, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, स्टार्क इफेक्ट और ज़ेमन इफेक्ट में, जो आपके एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, मान लो यहाँ एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ है,
तो वो क्या करेगा, जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है तो यहाँ से रेडिएशंस एमिट होती हैं, ठीक है, रेडिएशंस एमिट होती हैं और ये क्या करती हैं, जब प्रिज्म में फॉल करती हैं तो ये क्या बनाती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बनाती हैं। और इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रखेंगे तो ये और भी स्प्लिट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, और भी स्प्लिट हो जाती हैं, ठीक है। तो यही आपका ज़ीमन इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, यहाँ लिख लो, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रेजेंट में। और आपका जो क्या होता है स्टार्क इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यही चीज़ होती है सिमिलर, बस उसमें क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में होती है। क्लियर है? जो आपका क्या है नेक्स्ट है, ये क्या होता है, ये आपकी क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में हो जाएगी, ठीक है। सेम ही चीज़ होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है मान लो किसी एक्साइटेड स्टेट में क्या हो रही है, ग्राउंड स्टेट में वापस आ रही है, तो ये क्या करती है, कुछ रेडिएशंस एमिट करती है, ठीक है। और ये जो रेडिएशंस जो होंगी वो क्या करेंगी, अगर प्रिज्म में फॉल करेंगी तो ये क्या बनाती है, स्पेक्ट्रल लाइंस बनाती हैं। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन होंगी वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में आ रही होती है तो ये क्या होती है, और भी ज़्यादा स्प्लिट हो जाती हैं फाइन लाइंस में, ठीक है। यही है आपका क्या, स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये था आपके कुछ क्वांटम नंबर्स और स्टार्क इफेक्ट एंड ज़ीमन इफेक्ट, ठीक है। होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई हो अच्छे से। चलो भाई, ठीक है, फिर एंड करते हैं आज की लेक्चर यहीं पे।